हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, ये हमारा बेसिक फिटिंग्स का क्लास 1 वीडियो है एंड ट्रेड का क्लास 2 वीडियो है। ठीक है, तो बेसिक फिटिंग्स का क्लास तीनों क्लास में हम कवर कर देंगे 166 क्वेश्चन। एंड देखिए, मेरा ऐप से जिसमें कोर्स एएलपी सीबीटी 2 के लिए अभी तक फ्री है। तो आपको अगर मेरा ऐप्स को डाउनलोड करना है, उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया हो। आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्लास को अगर अच्छा लगा है तो यूट्यूब में जाके आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। एंड इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस है एग्जामिनेशन में सीबीटी 2, तो उसको रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा। एंड देखिए, एक क्लास नॉट ओनली सीबीटी 2 के लिए हेल्पफुल है, उसके साथ जो स्टूडेंट्स पीएसयू सेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर बार्क में एग्जामिनेशन देना है, सेल में एग्जामिनेशन देना है, अगर मान लीजिए डीआरडीओ में एग्जामिनेशन देना है, इसरो में एग्जामिनेशन देना है। डीआरडीओ तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्लास, जो मैंने अभी तक फ्री में मैं यूट्यूब चैनल में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आपको क्लास करना है तो आपको रेगुलर बेसिस का अगर क्लास का अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेगुलर बेसिस में कोई भी अपडेट के लिए आपको कोर्स के रिगार्डिंग उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक, ऐप्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो देखिए, ये जो फाइल है, फाइल का एक्स पोर्शन जो मार्किंग है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, फाइल का एक्स पोर्शन का जो नाम है, इसका नाम हो जाएगा टैंग। ठीक है, इसका पोर्शन का नाम हो जाएगा टैंग। टैंग उसी पोर्शन है फाइल का जिसमें हार्डनिंग नहीं होता है। ये पूरा फाइल जो है इसमें हार्डनिंग होता है, लेकिन ये जो टैंग वाला सेक्शन है इसमें हार्डनिंग नहीं होता है। ठीक है, एंड देखिए, ये जो एप जो हिस्सा है जिसमें मैंने अभी एरो डाल दिया हूँ, इसको हम बोलते हैं हिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिल। एंड फाइल का ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं टिप। एंड ये जो टिप्स है, टिप से लेके इनर हिल तक जो डिस्टेंस है, इधर में आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन करके जो डायमेंशन इधर में दिखाया है, ये फाइल का लेंथ है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा है फाइल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, तो फाइल का लेंथ जो है वो टिप से लेके इनर हिल तक फाइल का लेंथ होता है। एंड फाइल का जिस हिस्से में फाइल में हार्डनिंग नहीं होता है उस हिस्से क्या है, उस हिस्से हिल, जो हिल वाला जो पोर्शन है वो क्या है, हैंडल के अंदर में चला जाता है। ठीक है, एंड हैंडल का ऊपर में वाला ये जो हिस्सा है इसमें मेटालिक पोर्शन रहते हैं हैंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं फेरुल। इसको क्या बोलते हैं, हम फेरुल बोलता है। एंड ये जो फेरुल है वो मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, एंड देखिए, ये जो फाइल को आपका पिक्चर अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन में, आपका जो फाइल का ये जो पिक्चर आपको आपके सामने है, इसमें ऊपर जो टीथ है सिंगल रो ऑफ टीथ है, इसीलिए इसको सिंगल कट फाइल भी बोलते हैं। एंड ये जो सिंगल कट फाइल, ये जो सिंगल कट फाइल में रो ऑफ टीथ जो है, ये फाइल का एज के साथ 60 डिग्री एंगल में इसको बनाया जाता है। ठीक है, एंड ये जो फाइल है एक हैंड फाइल का एग्जांपल है, क्योंकि दिख सकते हैं इधर में ये जो एज है इसका एज इसका एज में टीथ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सेव एज फाइल है। हैंड फाइल को सेव एज फाइल हम बोलते हैं, क्योंकि इसका एक एज में टीथ रहते हैं एंड दूसरा एज में टीथ नहीं रहते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि ये फाइल जो है, फाइल का इसी पोर्शन में इसी एज में टीथ नहीं है, दूसरा एज में टीथ हो सकता है। तो इसी के लिए ये जो सेव एज फाइल का एग्जांपल है, एंड सेव एज फाइल का दूसरा नेम जो है इसको हैंड फाइल बोलते हैं। तो जो आपको रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया उसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? आपको याद होगा, आप जब शॉप में काम करते हैं तो इसी करके ऐसे करके देखने में एक इंस्ट्रूमेंट आपको पास रहता था। ठीक है, जो राइट एंगल करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं आप। तो ए ट्राई स्क्वायर, एंड ट्राई स्क्वायर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। एंड इसी वाला जो सेक्शन है इसका हम बोलते हैं ब्लेड। तो ट्राई स्क्वायर का दोनों पार्ट है, एक पोर्शन का नाम है स्टॉक एंड दूसरा वाला पोर्शन का नाम है ब्लेड। ठीक है, दूसरी वाला हिस्सा का नाम है ब्लेड। एंड ये जो ट्राई स्क्वायर है इसमें कोई स्केल माउंटिंग नहीं रहते हैं। एंड स्केल माउंटिंग नहीं रहते हैं तो इसको हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, इसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर को इस करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेजरमेंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर को इस्तेमाल करके हम राइट एंगल जो है उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एज के हिसाब से पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ट्राई स्क्वायर को यूज करके हम जो है फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ट्राई स्क्वायर का यूज है, एक तो फ्लैटनेस चेक करना, दूसरा है राइट एंगल है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको राइट एंगल करने के लिए हम जब एक एज के हिसाब से दूसरा एज को राइट एंगल करते हैं, उसी के टाइम भी ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड ये जो ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर को अगर आपको एक्यूरेसी पूछा है तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या है, तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। पर 10 mm लेंथ में इसका एक्यूरेसी जो है वो है 0.002 mm, ठीक है। इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। एंड ट्राई स्क्वायर का पिक्चर में तो मैंने ड्रा कर भी दिया हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। तो देखिए मार्किंग मीडिया तो बहुत सारा होता है, जैसे कि चॉक पाउडर मार्किंग मीडिया, जिसको हम व्हाइट वॉश भी बोलते हैं, जो राफ जॉब के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अगर कोई जो राफ जॉब है तो उसको ऊपर हमको व्हाइट वॉश और चॉक पाउडर जो है इस्तेमाल करना है। एंड पॉइजनस मार्किंग मीडिया अगर बोलते हैं हम, तो जिसको हम बहुत ही केयरफुली जिसको हम यूज करते हैं, वो क्या है, वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है बहुत ही पॉइजनस है, तो इसी के लिए इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया जो है वो एक पॉइजनस मार्किंग मीडिया के नाम के अंदर आएगा, कॉपर सल्फेट। एंड ये जो प्रूशियन ब्लू जो है वो मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अगर बोलेगा कोई क्वेश्चन में कि मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर कौन सा मार्किंग मीडिया हम अप्लाई करते हैं, तो मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर प्रूशियन ब्लू मार्किंग मीडिया जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में बोला है व्हिच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन सा वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम स्क्राइबर को फिट करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्नैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्नैग। आपको पीछे में आपको स्नैग को देखने पड़ेगा, स्नैग का जो इमेज देखिए, स्नैग को आपको एरो हेड करके आपको देखना पड़ेगा। आपको पूछेगा कि इस पुष्य हिस्से का नाम क्या है, तब आपको स्नैग को मैं दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इधर में जो वाइस को दिखाई दे रहा है, इस वाइस का ए वाला देख सकते हैं जो नाट है, इसको हम फ्लाई नट बोलते हैं, ठीक है। इस फ्लाई नट को विंग नट भी हम बोल सकते हैं। एंड ये जो वाइस है, ये वाइस जो है इसको हम बोलते हैं हैंड वाइस, ठीक है। इसको हैंड वाइस हम बोलते हैं। माइन्यूट जॉब को होल्ड करने के लिए हैंड वाइस हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है एक हैंड वाइस का पिक्चर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है ए न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। तो देखिए एक न्यू हेक्सो ब्लेड लेके आप काम करने के टाइम आपको अगर ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा कि हेक्सो ब्लेड कुछ स्ट्रोक देने के बाद, कुछ स्ट्रोक से हेक्सो ब्लेड से इस्तेमाल करने के बाद ये लूज हो गया है, तो इस लूज होने के कारण क्या है, इस लूज होने का कारण है ब्लेड का स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड हेक्सो ब्लेड जो है ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हेक्सो ब्लेड जो है वो इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो हेक्सो ब्लेड जो है वो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि इधर में कटिंग एज एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नाइफ जो है, लेथ का टूल जो है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर आता है, लेकिन मिलिंग कटर जो है, हेक्सो ब्लेड जो है, उसके साथ आपका ड्रिल जो है, ये है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्योंकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर कटिंग एज एक से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। एंड हेक्सो ब्लेड में आपको दिखाई देगा कि हेक्सो ब्लेड के टीथ कैसे होगा, ऐसा 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 करके होता है, ठीक है। तो इधर में क्या है, कटिंग एज एक से ज्यादा है, इसी के कारण हेक्सो ब्लेड को हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर्स इजीली व्हाइल शोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्कपीस। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात हमको बोल देते हैं, हम आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपको अगर बोला है कोई भी थिन वॉल पाइप को काटने के लिए, कॉन्ड्यूट पाइप को काटने के लिए आपको कौन सा पिच का हेक्सो ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तब आपका आंसर होगा 0.8। एंड अगर आपको बोला है ब्रश ब्रोंज इसको काटने के लिए कौन सा पिच का हेक्सो ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपका आंसर होगा 1.8। तो इधर में क्वेश्चन में बोला है व्हाइल ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर्स इजीली व्हाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्कपीस। तो अगर कोई भी थिन वॉल वर्क पीस जो है उसको काटने के टाइम आपको अगर जो हेक्सो ब्लेड का टीथ है वो अगर टूट जाता है, तो इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण है उस आप जो हैंड फोर्स लगाते हैं काटिंग करने के टाइम, वो जो हैंड फोर्स है वो सभी ब्लेड के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ठीक से, वो कुछ ब्लेड के टीथ के ऊपर उसको अप्लाई होता है, उसी कारण क्या है वो ब्लेड जो है टूट जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन ए फ्यू टीथ, कुछ टीथ के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उसी कारण वो जो टीथ है वो टूट जाता है, ठीक है। एंड हेक्सोब्लेड का पिच क्या है, हेक्सोब्लेड का टीथ ऐसे करके होता है, एंड ये जो टीथ है, टीथ का जो दोनों सिमिलर पॉइंट है उसका डिस्टेंस को बोलते हैं हम पिच। जैसे कि करके मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हेक्सोब्लेड का ये जो दोनों सिमिलर पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये जो हेक्सोब्लेड है, हेक्सोब्लेड का जो ऊपर वाला हिस्से जो है इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्ट बोलते हैं। एंड ये दूसरा एक क्रिस्ट है, तो एक क्रिस्ट से लेके दूसरा क्रिस्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पिच बोल सकते हैं। एंड ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला हिस्से को हम बोलते हैं रूट, ठीक है। तो एक रूट से लेके दूसरा वाला रूट का जो डिस्टेंस है इसको भी हम पिच बोल सकते हैं। तो 0.8 का मतलब है, कोई हेक्सोब्लेड का पिच 0.8 है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस है 0.8। अगर 1.8 है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 1.8, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, पिच ए है। तो ए इसका क्वेश्चन नंबर 27 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है, व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करने के टाइम जो कॉर्नर जॉइंट है इसको ऊपर आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। कोई भी कॉर्नर जॉइंट है तो उसको अगर चिजल से आपको चिजलिंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डायमंड पॉइंट चिजल। एंड ये जो डायमंड पॉइंट चिजल है, ठीक है, ये जो डायमंड पॉइंट चिजल है, ये भी शेप ग्रुप जो है, भी शेप का कोई अगर ग्रुप आपको बनाना है तो तब भी आपको ये जो डायमंड पॉइंट चिजल है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायमंड पॉइंट चिजल जो है एक कॉर्नर जॉइंट को आपका चिजलिंग करना है तब इस्तेमाल करते हैं। एंड भी शेप ग्रुप जो है उसको अगर बनाना है तो तब भी आपको डायमंड पॉइंट चिजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस कट जो चिजल है, क्रॉस कट चिजल को हम केप चिजल बोलते हैं। एंड ये जो केप चिजल है, केप चिजल बोलते हैं हम। केप चिजल जो है वो की ओए बनाने के लिए हमको इस्तेमाल हम करते हैं। की ओएस, अगर कोई की ओएस हमको बनाना है तो तब आपको क्रॉस कट चिजल जो है इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जो हाफ राउंड नोज चिजल और राउंड नोज चिजल जो है वो बियरिंग के अंदर अगर ऑयल ग्रुप बनाना है, ठीक है, अगर आप बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो तब आपको हाफ राउंड चिजल और राउंड नोज चिजल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए साथियों, जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नहीं तो ये जो वीडियो है इसको आपको रिपीटेडली आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को आपको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे हम फोकस करेंगे। बोला है, नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क्ड एक्स। तो देखिए हैमर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हैमर का पिन के हिसाब से होता है। ये जो हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं पिन, इसको हम क्या बोलते हैं, पिन। तो पिन के हिसाब से अगर हम हैमर को क्लासिफाई करते हैं तो हैमर तीनों टाइप होता है। एक होता है स्ट्रेट पिन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर, एंड तीसरा जो होता है बॉल पिन हैमर। तो ये जो आपको अभी इमेज इधर में दिखाई दे रहा है, ये है एक बॉल पिन हैमर का एग्जांपल, ठीक है, बॉल पिन हैमर का इमेज। बॉल पिन हैमर जो है, बॉल पिन हैमर आपको दिखाई दे रहा है। एंड इसको हम इधर में देखिए बॉल शेप है, इसके लिए इसको बॉल पिन हैमर हम बोलते हैं। तो ये जो बॉल पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर का ये जो सामने वाला जो देखिए इलिप्टिकल शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई होल। तो आई होल का शेप क्या होता है, आई होल का शेप होता है इलिप्टिकल। ये वाला जो हिस्से है इसको हम हैंडल बोलते हैं। ये जो हैंडल है ये एकाशिया वुड और हिकोरी वुड से बना हुआ होता है, ठीक है। हैमर का ये वाला जो हिस्से है इसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। तो हैमर का देखिए ये जो आपको इधर में एरो मार्किंग करके एक्स करके जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चेक। एंड हैमर का जो डिफरेंट हिस्से का जो नाम है एंड आपको बता दिया हूँ। एंड हैमर का जो क्लासिफिकेशन है पिन के हिसाब से, तो उसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में चिजल के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो देखिए चिजल का क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए चिजल का जो एक्सिस है, ठीक है, ये है एक्सिस वाला लाइन। ये जो जिस लाइन को मैंने इधर में आपको राइट मार्किंग कर देता हूँ ऐसे करके, जो है ये है एक्सिस का सिंबल, ठीक है। तो हम जो चिजल का जो एक्सिस है वो है जो बीटा एंगल जो है, बीटा एंगल को डिवाइड करते हैं दोनों इक्वल पार्ट में। तो चिजल का एक्सिस क्या करते हैं, जो बीटा एंगल जो है इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो चिजल का एक्सिस जो है वो पॉइंट एंगल को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट एंगल को डिवाइड करते हैं।
एंड चिजेल का ये जो अल्फा करके जो एंगल है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल क्या है चिजेल का, देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा एंड इधर में क्या रहते हैं, ये जो इधर में जो हैच लाइन में दे रहा हूं ये है जॉब है। तो चिजेल का क्लियरेंस एंगल किस किस का एंगल है, जॉब का टॉप सरफेस एंड चिजेल का बॉटम सरफेस, इसके अंदर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। एंड इधर में देखिए ये जो आपका सेंटर लाइन है इधर में जो एंगल में इधर में जो दिखाई दे रहा हो इसके में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो चिजेल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, चिजेल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पॉइंट एंगल का हाफ एंड उसके साथ क्लियरेंस एंगल। तो हाफ ऑफ पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट किया हूं तो बीटा इधर में दिखना पड़ेगा। तो चिजेल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या है, बीटा और क्लियरेंस एंगल का पॉइंट एंगल का हाफ प्लस क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल का मतलब क्या है, क्लियरेंस एंगल का मतलब है अल्फा। तो क्लियरेंस एंगल एंड पॉइंट एंगल का हाफ, इसको मिला के जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इधर में बोला है व्हिच एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ, इधर में होगा गामा। तो गामा से कौन सा एंगल रिप्रेजेंट होता है, ये जो गामा है गामा से रिप्रेजेंट होता है इसका रेक एंगल। ठीक है, तो गामा से रिप्रेजेंट होता है रेक एंगल, बीटा से रिप्रेजेंट होता है पॉइंट एंगल एंड अल्फा से रिप्रेजेंट होता है क्लियरेंस एंगल। ये तीनों एंगल आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड देखिए इधर में मैं आपको दिखा देता हूं, इधर में साइड में मैं लिख देता हूं, क्लियरेंस एंगल जो है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। आपका रेक एंगल जो है वो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पॉइंट एंगल जो है वो बीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो इधर में ड्रॉन इनटू वायर के नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, कोई भी मेटल का जिस क्षमता के कारण उसको वायर में या तार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कोई भी देख, मान लीजिए कोई भी जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है, इसको आपको खींच के तार बनाने का जो क्षमता है, इसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम वायर बना सकते हैं एंड कोई भी मेटल को ऐसे करके खींच के इसका लेंथ को इंक्रीज करना एंड इसका क्रॉस सेक्शन जो है उसको डाउन करना, उसको कम करना का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। कोई भी जॉब है उसको खींच के उसको लेंथ को इंक्रीज करना, लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्रॉस सेक्शन घटेगा ही, तो क्रॉस सेक्शन घटाना, लेंथ को इंक्रीज करना एंड क्रॉस सेक्शन घटाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस अप्लाई करके हम उसको लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एंड उसको क्रॉस सेक्शन को हम घटाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। एंड ड्राइंग डाउन ऑपरेशन हम तब कर सकते हैं जब मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड इसका जो विपरीत जो ऑपरेशन है, मान लीजिए कोई भी जॉब है उसको हम कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करके उसका जो लेंथ है उसको घटाते हैं एंड उसका क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो तभी उस ऑपरेशन का क्या बोलते हैं हम, तभी उस ऑपरेशन का हम बोलते हैं ऑफसेटिंग, ठीक है। तो डक्टिलिटी के कारण हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लास को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ द थिम्बल विथ स्पिंडल 0.5 mm पिच। तो देखिए आपका अगर माइक्रोमीटर को अगर देखेंगे आप, माइक्रोमीटर दिखने में ऐसा होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर ऐसा होता है। माइक्रोमीटर में ऐसे में इधर में एनविल रहते हैं, इधर में स्पिंडल रहते हैं, इधर में मेन स्केल रहते हैं, इधर में सर्कुलर स्केल रहते हैं, ठीक है, इधर में सर्कुलर स्केल रहते हैं, इधर में लॉक नट रहते हैं। ऐसे करके माइक्रोमीटर को आपको दिखने को मिलेगा। तो माइक्रोमीटर का इधर में बोला है आपको वन डिवीजन ऑफ द थिम्बल स्केल, तो इसी पोर्शन को हम थिम्बल बोलते हैं। थिम्बल के ऊपर इसका, थिम्बल के ऊपर इसका सर्कुलर स्केल रहते हैं। सर्कुलर स्केल का मतलब क्या है, माइक्रोमीटर के जो लीस्ट काउंट वाला स्केल होगा वो ए थिम्बल के ऊपर रहेगा। एंड माइक्रोमीटर को जो लीस्ट काउंट आप कैसे निकलते हैं, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकलने का जो फॉर्मूला है वो है पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन के मतलब क्या है, इधर में कितना डिवीजन है, तो इधर में मान लीजिए 50 डिवीजन है एंड इसका पिच क्या है 0.5, तो इधर में पिच 0.5, सर्कुलर स्केल का डिवीजन है 50,
तो इसका एक स्केल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। एक एक वैल्यू स्केल का वैल्यू हो जाएगा 0.01, ठीक है। अच्छा करके देखिए कि 50 डिवीजन का वैल्यू होगा 0.05, 0.5 है तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या है 50 डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो ऐसे करके आपका जो वैल्यू आएगा 0.01 होगा। तो एक सर्कुलर स्केल और एक थिम्बल स्केल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01 mm आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.01 mm हो जाएगा। अगर कोई माइक्रोमीटर का पिच है 0.50 एंड उसका थिम्बल के ऊपर अगर 50 डिवीजन है तो तब उसका एक एक सर्कुलर डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01 mm हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीडिंग को लेके एक क्वेश्चन आया है, इस रीडिंग को आपको अच्छा करके समझना पड़ेगा। देखिए रीडिंग को थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया हो, आप इधर में रीडिंग को पहले अच्छा करके देखिए। तो देखिए इधर में ये जो 4 से लेके 5 तक कितना डिवीजन है, ऊपर वाला आपको दिखना पड़ेगा, नीचे वाला जो स्केल है ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। इधर में मैं VS लिख देता हूँ एंड ऊपर वाला जो हिस्से है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। तो वर्नियर कैलिपर में लिस्ट का जो रीडिंग लेने का जो प्रोसेस है, इधर में मैं लिख देता हूँ वर्नियर कैलिपर में रीडिंग लेने का जो प्रोसेस है, रीडिंग वर्नियर स्केल में और वर्नियर कैलिपर में जो रीडिंग लेने का जो प्रोसेस है वो पहले क्या करना पड़ेगा आपको मेन स्केल कितना, मेन स्केल डिवीजन को आपको लेना पड़ेगा। तो मेन स्केल डिवीजन कैसे लेंगे, मेन स्केल डिवीजन को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल का कितना रीडिंग क्रॉस कर चुका है, वही होगा मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है। तो इधर में देखिए वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल का कितना घर क्रॉस किया है वो होगा मेन स्केल का रीडिंग। उसके साथ वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल का कौन सा जो इधर में रेखा जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हुआ है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इधर में कोइंसाइड कितना किया है, इधर में दिखाई दिया है 20 नंबर डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया है। तो वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन कोइंसाइड किया है उसको देखना पड़ेगा एंड ये जो कोइंसाइड किया है एक एक घर का वैल्यू है 0.02, तो कितना घर कोइंसाइड, कितना नंबर जो दाग जो है कोइंसाइड किया है उसके साथ 0.02 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करके रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में स्केल को अगर अच्छा करके आप फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं हम 4 से लेके 5 तक कितना डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 से लेके 5 तक 10 डिवीजन है, 5 से लेके 6 तक 10 डिवीजन है, 6 से लेके 7 तक 10 डिवीजन है। तो ऐसे करके है, तो इसका मतलब क्या है 4 से लेके 5, ये जो 4 है ये हो जाएगा आपका 40, 5 जो है वो हो जाएगा 50, 6 जो है ये हो जाएगा 60। तो 4 के पहले क्या रहेगा 3 है, ठीक है। तो 3 जो है 3 हो जाएगा 30। तो ये 30 के बाद कितना घर क्रॉस किया है वर्नियर स्केल, 30 के बाद ए है 31, ए है 32, ए है 30, सॉरी 32 नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। देखिए ये बड़ा वाला जो दाग है वो 5 है, ठीक है, बड़ा वाला जो दाग है 5 है। तो 35 को क्रॉस किया है लेकिन 36 को क्रॉस अभी तक नहीं किया है। देखिए ये जो 4 से लेके 4 41 42 43 44, उसके बाद 45 वाला जो दाग है वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा वाला जो दाग है 30 के बाद बड़ा वाला दाग का मतलब क्या है 35, 35 के बाद ये जो छोटा वाला दाग है 36। तो ये जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो जो है 35 एंड 36 का बीच में है, ठीक है। तो आप 35 क्रॉस किया है तो मेन स्केल रीडिंग आप 35 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्नियर स्केल पे हम आएंगे। वर्नियर स्केल में देखिए 20 वाला डिवीजन जो है वो कोइंसाइड किया है फर्स्ट मेन स्केल के साथ। तो इधर में वर्नियर स्केल डिवीजन क्या लिखना पड़ेगा आपको 20 लिखना पड़ेगा एंड एक एक हिस्सा का वैल्यू क्या है 0.02, तो 20 हिस्से का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 0.02। तो इसमें आपको 35 एंड 0.20 के साथ 0.02 आपको मल्टीप्लाई करने से आपको इधर में आ जाएगा 0.40। तो कुल मिला के आपका वैल्यू जो आएगा 35.40, ठीक है। यही होगा आपका रीडिंग, ठीक है, यही होगा आपका रीडिंग एंड ये जो रीडिंग आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35.4, ठीक है। ये जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो हो जाएगा 35.4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ओर। 34 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, देखिए वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का जो रीडिंग है आपको निकालना पड़ेगा, ये वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का रीडिंग क्या है। तो देखिए
ये जो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट है, पहले देखिए वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का कुछ पॉइंट मैं आपको इधर में नोट करा देता हूँ। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का अगर लीस्ट काउंट पूछा है कि वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट बताओ, तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट है 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा है कि बिवेल प्रोटेक्टर का वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है 1 डिग्री। एंड वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2 मीन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 2 MSD माइनस 1 VSD। एंड वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर जो है, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल से काम करते हैं। तो देखिए वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर लिस्ट काउंट निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपको देखना पड़ेगा। ये जो वर्नियर स्केल जो है इसका जीरो रीडिंग मेन स्केल का कितना डिवीजन को क्रॉस किया है, ठीक है, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का जीरो रीडिंग जो है वो मेन स्केल का 40 के बाद 41 एंड 42 का बीच में है, तो 41 तक क्रॉस आपको लेना पड़ेगा मेन स्केल रीडिंग। 41 के बाद आपको देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल को, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में देखिए 0 से लेके 60 तक कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 डिवीजन है। लेकिन इधर में जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो है 10 डिवीजन में, ठीक है। तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या है 5 मिनट्स, तो 10 डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, तो आपका जो रीडिंग आ जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको रीडिंग देखने के टाइम देखिए इसका आंसर 41.50 हो जाएगा। एंड देखिए इधर में आपको रीडिंग देखने के टाइम जो पॉइंट है, इसको जो एरो है, इसको एरो को आपको देखना पड़ेगा। एरो इधर में क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एरो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपको 180 से सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा वैल्यू को, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा 41.50 आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 41.50, ठीक है। जिन्होंने एक बार में नहीं समझा है तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा एंड फिर से वीडियो को स्लो करके देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ द फिलर गेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन है। तो फिलर गेज जो है, फिलर गेज आपको मीटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस चेक करने का, कोई टू पार्ट से उसका गैप को चेक करने के लिए आपको फिलर गेज इस्तेमाल होता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एएलपी में आने का बहुत चांसेस है। तो चेक द गैप बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स, इसका आंसर करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक रीडिंग ओरिएंटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं करा दूंगा आपको। तो देखिए ये है एक डायल कैलिपर, ठीक है, ये है एक डायल कैलिपर। एंड ये जो डायल कैलिपर है, डायल कैलिपर का अगर एक्यूरेसी आपको देखना है तो इधर में दिखा डायल में इसका एक्यूरेसी है 0.05। इसका मतलब क्या है, इसका एक एक डिवीजन का वैल्यू है 0.05 mm, ठीक है। तो ये जो वर्नियर डायल कैलिपर है वो है, इसका रीडिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्नियर 0 से लेके इधर में 0 से लेके 1, इसका मतलब है 10, ठीक है। 0 से लेके 1 तक इसका वैल्यू है 10, 1 से लेके 2 इसका वैल्यू है 20, ठीक है। तो 20 के बाद ये वाला हिस्सा, इसका मतलब क्या है 25। तो ये जो डायल कैलिपर जो है वो 25 डिवीजन तक क्रॉस किया है, तो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद आपको डायल को फॉलो करना पड़ेगा। तो डायल में देखिए 24 डिवीजन जो है डायल को जो पॉइंटर है वो इंडिकेट कर रहा है। एंड एक एक हिस्से का वैल्यू क्या है 0.05। तो इधर में 25 एंड 24 को 0.05 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1.2, तो टोटल रीडिंग आपको कुल मिला के हो जाएगा 26.2 mm। ये हो जाएगा आपका रीडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.2। तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर ऑप्शन डी 26.2 आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है व्हाट इज द ऑपरेशन कैरिड आउट इन द गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, एक से ज्यादा ऑपरेशन ड्रिलिंग का ऑपरेशन सक्सेसिवली होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 38 में क्या बोला है व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा जो है एक इंटीग्रल पार्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 38 के व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है? डायल। डायल इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 39 में क्या बोला है? 39 में बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स। इसी पोर्शन का नाम क्या है? तो ये जो एक्स वाला पोर्शन है ये है फेरुल, जो मेटालिक है, मेटल से बना हुआ होता है। इसका काम है हैंडल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो हैंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेरुल को, ठीक है। एंड ये जो फाइल का जो ए वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर। एंड हील जो है ए वाला हिस्से को हम हील बोलते हैं, एंड जो सामने वाला हिस्से है इसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ए वाला जो हिस्से है इसको हम बोलते हैं एज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर द मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। तो जॉब को अगर फिनिशिंग साइज में लाने के टाइम आपको कम मटेरियल को रिमूव करके कौन सा फाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड कट फाइल। एंड ये जो सेकेंड कट फाइल है एक ग्रेड के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन, फाइल का क्लासिफिकेशन होता है काट के हिसाब से, फाइल का क्लासिफिकेशन होता है ग्रेड के हिसाब से, फाइल का क्लासिफिकेशन होता है शेप के हिसाब से। तो काट के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन जो है वो है सिंगल काट, डबल काट, कार्प काट, रास्प काट। ग्रेड के हिसाब से फाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है राफ, बास्टर्ड, सेकेंड काट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ, ठीक है। तो इसका आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड आपको शेप के हिसाब से अगर फाइल का क्लासिफिकेशन है तो है ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल। ये है शेप के हिसाब से, क्रॉस सेक्शनल शेप जो है उसके हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच फाइल इज हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। कौन सा फाइल जो है जिसका लेंथ जो है वो थ्रू आउट सेम पैरेलल होता है? तो हैंड फाइल जो है जिसका दूसरा नाम है सेफ एज फाइल, ठीक है। हैंड फाइल और सेफ एज फाइल जो है उसका लेंथ जो है वो है थ्रू आउट, उसका लेंथ पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो हैंड फाइल का मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूं। ये है हैंड फाइल का पिक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है ये थ्रू आउट द लेंथ जो है ये पैरेलल होता है। इसका लेंथ जो है देख सकते हैं थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है। एंड लेंथ अगर ऐसा होता है, लेंथ पैरेलल होने के बाद अगर ऐसा टेपर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? हैंड फाइल। कौन सा फाइल जो है जिसका एज के हिसाब से थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है वो है हैंड फाइल, जिसका दूसरा नेम है सेफ एज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द बेंच वाइज। बेंच वाइज को बनाने के लिए, बेंच वाइज देखिए फिटिंग शॉप का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है बेंच वाइज। बेंच वाइज जो है वो मिलता है फिटिंग शॉप में। एंड ये जो बेंच वाइज है वो है 106, ठीक है, ग्राउंड से एक 106 सेंटीमीटर जो है ऊपर में रहते हैं। एंड एल्बो लेवल भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो बेंच वाइज है, बेंच वाइज का जो बॉडी है वो किससे बनता है? वो कास्ट आयरन से बनता है। एंड बेंच वाइज का डिफरेंट पोर्शन का मटेरियल का नाम भी आपको बोल सकते हैं, जैसे कि बेंच वाइज का जो स्पिंडल है, ठीक है, बेंच वाइज का स्पिंडल एंड हैंडल जो है वो माइल्ड स्टील से बनता है। बेंच वाइज का अगर बॉक्स नट का पूछा है, बॉक्स नट बेंच वाइज का किससे बना हुआ होता है? तो बॉक्स नट जो है वो है फॉस्फोरस ब्रोंज, फॉस्फोरस ब्रोंज से बना हुआ होता है बेंच वाइज का बॉक्स नट। बेंच वाइज का जॉ प्लेट, बेंच वाइज का जॉ प्लेट जो है वो टूल स्टील से बना हुआ होता है। बेंच वाइज का वाइस क्लैंप वो टीन से बना हुआ होता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेंच वाइज का डिफरेंट हिस्से जो है कौन सा मटेरियल से बना हुआ होता है। तो बेंच वाइज का जो बॉडी है, जॉ है, वो कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच मार्किंग मीडिया इज प्रोवाइडेड टू क्लियर लाइंस ऑन द मशीन फिनिश सरफेस। तो मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर हम कौन सा मार्किंग मीडिया जो है हम अप्लाई करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा प्रूशियन ब्लू। एंड आपको रिलेटेड क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहले आपको बताया था कि प्रूशियन ब्लू जो है वो मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं हम। एंड कॉपर सल्फेट जो है वो पॉइजनस है। व्हाइट वॉश जो है वो है राफ जॉब, कास्टिंग जॉब के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट।
तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट है, स्लॉट प्रोवाइड क्यों होता है? तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में हम स्लॉट प्रोवाइड करते हैं जॉब को इजीली क्लैम्प करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा जॉब क्लैंपिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच कैलिपर इज यूज्ड फॉर मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो कोई भी राउंड जॉब है उसको सेंटर को लोग आपको मार्किंग करने के लिए जिस कैलिपर हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। इसका इसका 4 नेम है टोटल। एक तो है जेनी कैलिपर, दूसरा इसका हम बोलते हैं ऑडलेग कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर। तीसरा इसको हम बोलते हैं लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। उसके बाद इसको हम फोर्थ जो नाम है इसका वो है हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, तो एक तो है जेनी कैलिपर, दूसरा है ऑडलेग कैलिपर, तीसरा है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, फोर्थ जो है हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एज के हिसाब से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राउंड जॉब को हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम द, क्वेश्चन नंबर 46 के नहीं 47 में आते हैं। बोला है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है? तो ये जो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है यूनिवर्सल बीवेल गेज। क्वेश्चन नंबर 47 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से ज्यादा कोई ग्रुप को अगर आपको फाइल करना है तो कौन सा फाइल को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको नाइफ एज फाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड ये जो नाइफ एज फाइल है वो क्रॉस सेक्शनल जो शेप है उसके हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन। उसके बाद 49 में बोला है नेम द डिफेक्ट कॉज द मेटल चिप क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। फाइल के टीथ के अंदर अगर चिप्स घुस जाते हैं, चिप्स जमा हो जाता है तो उसके लिए फाइल का जो काटिंग एबिलिटी आपको डिक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पिनिंग। अगर फाइल के अंदर पिनिंग हो जाता है तो उसी को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइल कट। एंड ऐसे ही प्रॉब्लम अगर ग्राइंडिंग व्हील में होता है तो तब हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, तो फाइल के टीथ के अंदर अगर फाइल का जो चीफ जो है छोटा छोटा चीज जो है वो अगर फंस जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिनिंग। अगर फाइल में पिनिंग हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम फाइल कार्ड इस्तेमाल करते हैं एंड फाइल का पिनिंग को रोकने के लिए उसके ऊपर हम चॉक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है व्हिच चिजल इज यूज्ड फॉर काटिंग ऑयल ग्रुप्स। तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउंड नोज चिजल और हाफ राउंड चिजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, हाफ राउंड चिजल और राउंड नोज चिजल। ठीक है, ओएफ चिजल जिसका दूसरा नेम है पांचिंग चिजल। ओएफ चिजल का दूसरा नेम क्या है? ओएफ चिजल का दूसरा नेम है पांचिंग चिजल। डायमंड पॉइंटेड चिजल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? डायमंड पॉइंटेड चिजल इस्तेमाल होता है वी शेप ग्रुप। ठीक है, वी शेप ग्रुप बनाने के लिए डायमंड पॉइंटेड चिजल इस्तेमाल होता है। कॉर्नर को आपको चिजलिंग करना है तो डायमंड पॉइंटेड चिजल हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है फाइल का, ये फाइल का नेम क्या है? तो इस फाइल का नेम है रिफ्लर फाइल। फाइल का नेम है रिफ्लर फाइल। ये जो इमेज है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये जो वाइस को आपको दिखाई दे रहा है इस वाइस का नेम क्या है? तो इस वाइस का नेम है पिन वाइस। इस वाइस का नेम जो है वह है पिन वाइस। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। हेवी ड्यूटी वर्क करने के लिए कौन सा मशीन यूज होता है, कौन सा ग्राइंडिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल होता है? तो हेवी ड्यूटी वर्क और हेवी जॉब को आपको अगर ग्राइंडिंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पेडेस्टल ग्राइंडर। ठीक है, तो पेडेस्टल ग्राइंडर को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, Which chisel is used for the separating the material after chain drilling। तो चेन डीलिंग का मतलब क्या है? कोई भी ऐसे ऐसे करके बाजू बाजू में आपका ड्रिल होता है तो इसको हम बोलते हैं चेन ड्रिल। ठीक है, तो इस चेन ड्रिलिंग को इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको काटने के लिए ऐसे करके कुछ चीजें आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस चीजल का नाम है वेब चीजल और इसका दूसरा नाम है पंचिंग चीजल। वेब चीजल दिखने में क्या है एक बार दिखा देता हूँ आपको। वेब चीजल दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, इस चीजल को बोलते हैं पंचिंग चीजल और वेब चीजल जिस चीजल इस्तेमाल होता है चेन ड्रिल को काटने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद
बोला है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर द शार्पनिंग द टीथ ऑफ द वुड वर्किंग शॉ। तो वुड वर्किंग शॉ को अगर शार्पनिंग करना है, उसका टीथ को अगर शार्पनिंग करना है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मिल शॉ फाइल। एंड ये जो टिंकर फाइल इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद बोला है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ द वुड वर्किंग शॉ, तो उसका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the effect if the clearance angle of the chisel is less than the recommended value। तो इसका मतलब क्या है, चीजेल का अगर क्लियरेंस, इसको नोट डाउन करके रखिए, चीजेल का अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या होगा, चीजेल का क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो जाने से आपका जो चीजेल है वो जॉब के अंदर ज्यादा घुस जाएगा। अगर चीजेल का क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो जॉब के ऊपर से फिसल जाएगा। चीजेल का क्लियरेंस एंगल अगर कम हो जाएगा तो जॉब के ऊपर से फिसल जाएगा, एंड चीजेल का क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो जाएगा तो जॉब के अंदर ज्यादा घुसेगा। तो इधर में क्या बोला है, चीजेल का एंगल जो क्लियरेंस एंगल है लेस है, तो इसका एक्स के लिए क्या होगा, जॉब के ऊपर से फिसल जाएगा। इधर में बोला है काटिंग एज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, चीजेल विल स्लिप, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो बेसिक फिटिंग्स का पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 को लेके खूब जल्द मैं आता हूं। तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।